हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th जिसका कोर्स बी जो हम पढ़ते हैं स्पर्श और संचयन। क्योंकि हम लोगों के अभी एनुअल एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा है वो कुछ एक आध महीने के अंदर ही हम लोगों के सामने होगी और बच्चों को रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने कोशिश की है रेजोनेंस परिवार ने कि बच्चों तक इस प्रकार की वीडियोस हम लेकर तक जाएं ताकि वो एक ही लेक्चर के अंदर वन शॉट में अपना रिवीजन कर सके टॉपिक वाइज। और आज के उसी श्रृंखला के अंदर हम लोग आज व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वाक्य विचार या वाक्य रूपांतरण, उसकी चर्चा हम करेंगे। अब तक कई प्रकार के वीडियोस हम लोगों ने बच्चों के लिए बनाए, लेकिन ये आज का जो वीडियो है स्पेशली ये वन शॉट रिवीजन है और एक ही टॉपिक में एक ही लेक्चर के अंदर उस पूरे टॉपिक को हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने प्लान किया और बच्चों तक आज हम लेकर के आए। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं हिंदी कोर्स बी के अंदर व्यावहारिक व्याकरण, जो कि 16 नंबर की हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और उस पाठ्यक्रम के अंदर जो वाक्य विचार टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक 4 मार्क्स का आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। तो वाक्य विचार जो टॉपिक है, वाक्य विचार वाला जो ये टॉपिक है, इस वाक्य विचार वाले टॉपिक के बारे में हम बात करें थोड़ा सा विशद रूप में, तो ये जो टॉपिक है वाक्य विचार, ये बोर्ड परीक्षा के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 से 5 नंबर के पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इसके अंक बिल्कुल निर्धारित किए गए हैं कि 4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अर्थात 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से किन्हीं 4 के आपको आंसर देने हैं 4 अंकों का। और ये जो 4 अंक के प्रश्न होंगे वो निश्चित तौर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम अंग्रेजी भाषा के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये टॉपिक जो है वो इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न पत्र के अंदर दिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है कि शब्दों के सार्थक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है। कि शब्द या पद उनका सार्थक, सार्थक मतलब वो अर्थवान होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अर्थवान होना चाहिए। व्यवस्थित और क्रमबद्ध मतलब उनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही रूप में, सही ढंग में किया गया हो। मात्राओं का प्रयोग, इसके साथ ही मात्राओं के साथ साथ क्रम का प्रयोग, ये बिल्कुल सही रूप में किया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में बनने वाला समूह वाक्य कहलाएगा। वाक्य में संपूर्ण अर्थ को अभिव्यक्ति या प्रकट करने की क्षमता होती है। और कोई भी वाक्य होगा तो निश्चित तौर पर जिस अर्थ को आप बताना चाहते हैं, जिस अर्थ को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो पूरी कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी एक सशक्त वाक्य वो बन सकता है। वाक्य किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है जो व्यवस्थित समूह में होता है। वाक्य से बोलने लिखने वाले के आशय को स्पष्ट किया जाता है। वाक्य रचना क्रम एवं व्याकरण संबंधी नियमों द्वारा अनुशासित की जाती है। अगर किसी भी वाक्य की रचना की बात करें तो क्रम सही हो, क्रम के साथ साथ व्याकरण संबंधी नियम लगे हुए हो, मात्राओं का सही प्रयोग हुआ हो, पूरी तरह से जो अनुशासन का पालन करते हुए हम जो समूह बनाते हैं वो निश्चित तौर पर वाक्य रचना कहलाएगी। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर
अगर रावण को शब्द हम हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो राम ने मारा, तो इसका मतलब किसी भी वाक्य को अगर बनाया जाया चाहिए तो कम से कम दो पद, कौन कौन से, कर्ता और क्रिया, इन दो की तो हमें निश्चित तौर पर आवश्यकता होती है। बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। और बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, वाक्य का क्रम के साथ साथ वाक्य का रूप बढ़ता जाएगा, ये तमाम चीजें उसमें जुड़ जाती है। तो एक और चीज इसमें जुड़ी, कर्म, कि राम ने रावण को मारा, तो मारा किसके द्वारा जा रहा है, मारा राम के द्वारा जा रहा है, तो मारना इस वाक्य की क्रिया हुई, राम ने मारा ये कर्ता हुआ, किसको मार रहा है ये कर्म हुआ। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इसी फॉर्मेट के अंदर हमारा वाक्य का क्रम होना चाहिए। इसके साथ अगर मान लो मैं बोलूं कि दशरथ पुत्र राम ने मारा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम ने मार तो राम ही रहा है, लेकिन राम का संबंध किससे हो गया, दशरथ पुत्र। तो इसके साथ साथ कोई भी कारक अगर इसके साथ हो तो वो भी इसके साथ जुड़ेगा, अगर कोई विशेषण हो तो विशेषण इसी क्रम में रहेगा। तो इस तरह से हम वाक्य का एक बहुत अच्छा क्रम बना सकते हैं और उस क्रमानुसार चीजों के द्वारा हम वाक्य की संरचना कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य के अंगों का परिचय, जो दूसरे नंबर पे आता है वाक्य के अंगों की बात, कि वाक्य को दो अंगों में विभाजित किया, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जो काम करता हुआ दिखाई दे, जो काम संपादित करता हुआ दिखाई दे, वह अंश उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत वाक्य का पूर्व भाग, वाक्य के आधे से पहले वाला पूर्व भाग, जिसमें कौन कौन, कर्ता, कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार, कोई भी कारक हो सकता है, विशेषण हो सकता है, तो ये तमाम चीजें जो है वो वाक्य के उद्देश्य के अंदर, मतलब पहले वाले वाक्य में आएगी। वाक्य का पहले वाला पार्ट, जिनका वाक्य के कर्ता के साथ कोई संबंध हमें साफ तौर पर दिखाई दे। इस तरह से वाक्य के दो अंगों में विभाजित किया, उद्देश्य और विधेय। और अभी हमने जाना उद्देश्य, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि राम ने रावण को मारा। अगर मैं यहीं पर ही एक और वर्ड जोड़ दूं, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यानी राम ने ये कर्ता हुआ और कर्ता से संबंधित कारक, तो ये वाला जो पूर्व वाला भाग है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका उद्देश्य कहलाएगा, और बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विधेय क्या है, वाक्य में निहित उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा हो, कि यहाँ पर मारा किसने, राम ने मारा है, तो राम के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया हो, कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा गया हो, विधेय कहलाएगा। विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया के साथ क्रिया विशेषण को रखा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया है, तो बनाया किसने है, बनाया किसने, चाणक्य ने। तो यहाँ पर ये जो चाणक्य ने शब्द है ये उद्देश्य हो गया, और चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, बना दिया इसमें क्रिया हो गई, चंद्रगुप्त को सम्राट, तो ये इसके अंदर कर्म हुआ, तो ये आपका विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार से छात्रावास में रहने वाले कुछ आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो छात्रावास में रहने वाले, ये तो हो गया इसका विशेषण। ठीक है, कुछ आज दिखाई नहीं दे रहे, तो कुछ यहाँ पर हो गया सर्वनाम, तो यहां से लेकर के ये पूरा पोर्शन हो गया आपका उद्देश्य, और आज दिखाई नहीं दे रहे ये वाला आधा भाग हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिया विशेषण और क्रिया दी हुई है, तो ये आपका बन जाएगा विधेय। इस प्रकार से हम उद्देश्य और विधेय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन वाक्यों के अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी देखा है। विद्यालय के प्राचार्य ने, तीसरा एग्जाम्पल एक और दिया है, विद्यालय के प्राचार्य ने चपरासी को धमकाया। विद्यालय के प्राचार्य ने चपरासी को धमकाया, तो काम क्या हो रहा है, धमकाने का काम, तो ये इस वाक्य की क्या हो गई, ये इस वाक्य की क्रिया हो गई। इसके साथ साथ किसको धमकाया जा रहा है, चपरासी को, तो ये इस वाक्य का कर्म हो गया। यहाँ पे धमका कौन रहा है, विद्यालय का प्राचार्य, तो ये इस वाक्य का कर्ता हुआ, और कर्ता का संबंध किसके साथ है, विद्यालय के साथ,
तो ये इस वाक्य का संबंध हुआ, संबंध कारक हुआ। तो यहाँ पर ने तक जो चीजें हैं ये कहलाएगी आपकी उद्देश्य। चपरासी को धमकाया, कर्म और क्रिया जो है वो आएगी आपके विधेय के अंदर, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका विधेय। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय के अंदर हम अंगों को स्पष्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने वाक्य का क्रम विभाजन निर्धारित किया था। सबसे पहले विशेषण, विशेषण के से रिलेटेड कर्ता है, अगर विशेषण पहले नहीं आ रहा है तो कर्ता के जस्ट बाद विशेषण आएगा। तो कर्ता प्लस विशेषण प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया, और क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के बाद में क्रिया। यही क्रम विभाजन एक वाक्य का, एक उचित वाक्य का होना चाहिए, जिससे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हम वाक्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों के प्रकार की। सामान्यतः दो दृष्टियों से, दो विभाजन के आधार पर, दो भेदों के आधार पर हम वाक्यों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण, और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। कि अर्थ क्या है, मैं जा रहा हूं, यह मालूम पड़ रहा है सकारात्मक अर्थ का। मैं नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब यह मालूम पड़ रहा है नकारात्मक अर्थ का। मैं कहाँ जा रहा हूं, इससे मालूम पड़ रहा है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वहां प्रश्न सूचक अर्थ का प्रयोग पड़ रहा है। अरे मैं क्या जा रहा हूं, तो विस्मयादि बोधक अर्थ हुआ। तो जहां पर वाक्य को देखने के बाद, वाक्य की अभिव्यक्ति के बाद हम लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पर वाक्य कौन से अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो वो अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे रचना के आधार पर कि इस वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बना, तो स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाना। तो आगे देखते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद निर्धारित किए गए हैं। कितने भेद? 8 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। विधानवाचक, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। विधानवाचक में मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो ये सकारात्मक वाक्य हुआ। कौन सा वाक्य? सकारात्मक वाक्य हुआ। ठीक है, जहां सीधे सीधे तौर पर मालूम पड़े। निषेधवाचक नकारात्मक, मना करने के अर्थ में। दूसरे ही पल पल बोलूं मोहन क्रिकेट, यहां बोल दूंगा मैं नहीं खेल रहा है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो तो नकारात्मक कहलाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर जहां पर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जहां पर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, या दूसरे पल बोलूं मैं क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर प्रश्न पूछने वाला हुआ। विस्मय आदि बोधक, जहां पर विस्मय सूचक, आश्चर्य, शोक आदि, घृणा, इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया हो। और क्या की जगह अगर मैं लिख दूं अरे और आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो इसका मतलब फिर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा मतलब जहां पर ऑर्डर देने वाली बात की जाए, जहां पर आदेशात्मक फीलिंग आए, इसका मतलब उठो, जाओ, खाओ, पियो, तुम एक काम करो, तो जहां पर इस प्रकार की चीज हो तो इसका मतलब आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएंगे। इच्छावाचक, कि मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं, तो इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आएंगे। संदेहवाचक, जहां पर मैं कंफ्यूजन की स्थिति में हूं, मुझे असमंजस की स्थिति में, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा कि शायद कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन खेल रहा है, कोई आ रहा है, तो जहां पर संदेह की स्थिति, असमंजस की स्थिति हो, संभावित स्थिति हो, इस प्रकार के वाक्य जो है संदेहवाचक कहलाएंगे। संकेतवाचक, इंडिकेशन देने वाले, निर्देशक देने वाले वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्यों की कैटेगरी में आएंगे। इस प्रकार से 8 प्रकारों में अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया, वाक्यों का विभाजन किया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर इनसे ही रिलेटेड प्रश्न जो है वो 4 अंक के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 4 अंक के। और ध्यान देना है कि सामान्यतः रचना के आधार पर हिंदी व्याकरण के अनुसार रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य बनाए गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाक्य। पहला वाक्य साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य, तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य को नाम दे सकते हो आप जॉइनिंग सेंटेंस, और मिश्र वाक्य को नाम दे सकते हो कंबाइंड सेंटेंस। इस प्रकार से 3 वाक्य हमारे सामने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य के बारे में कि सरल वाक्य क्या है, इसकी क्या परिभाषा और क्या पहचानने का नियम हमें दिखाई देगा। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, सरल वाक्य में ये मैंडेटरी है कि एक या एक से अधिक उद्देश्य, कि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो। यहाँ पर एक या एक से अधिक क्यों बोला? क्योंकि कर्ता जो है वो एक से अधिक भी हो सकता है, कर्ता एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक उद्देश्य प्लस एक ही विधेय, एक ही विधेय। लेकिन ये मैंडेटरी है कि विधेय हमें एक ही हो। यहाँ भी लिखा हुआ है एक या एक से अधिक कर्ता, एक ही कर्म, एक ही क्रिया आदि क्रमबद्ध रूप में होते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही होती है, 2 क्रियाएं नहीं होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, या डायरेक्ट संबंध मालूम पड़ रहा है बच्चों के द्वारा। तो बच्चे क्या हुए? इस वाक्य का कर्ता हुआ, और कर्ता क्या है? ये उद्देश्य हुआ। ठीक है, और मैदान में खेल रहे हैं, ये कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया जो है, क्योंकि कहा था कि कर्म और क्रिया का संबंध किससे होता है? वाक्य के विधेय से होता है। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य हुआ, एक विधेय हुआ। उपर्युक्त उदाहरणों में बच्चे वाक्य का कर्ता होने के कारण उद्देश्य होगा, तथा मैदान में खेल रहे हैं, ये आधा भाग कर्म और मुख्य क्रिया होने के कारण विधेय कहलाएगा। इसलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण है। और एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि इन वाक्यों में किसी भी प्रकार के योजक शब्दों का या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कि इन वाक्यों में किसी भी प्रकार के योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जिस स्थिति में है ये उसी स्थिति में रहेंगे। इसमें केवल हमें ध्यान देना है कि एक उद्देश्य होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के वाक्य जो हैं हमारे सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसा कि दूसरा लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य लिखा। तो यहाँ पर भाष्य किसने लिखा? दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये वाला वाक्य क्या कहलाया? आपका आधा उद्देश्य कहलाया। वेदों का भाष्य लिखा, ये आधा जो है
ये हमारे इस वाक्य का विधेय कहलाया। तो एक उद्देश्य एक विधेय, इसका मतलब ये सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा देखिए, आभास ने काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर काम किसने पूरा किया? आभास ने। तो ये इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। काम पूरा कर लिया, ये इस वाक्य का विधेय कहलाया, इसलिए ये भी सरल वाक्य का ही उदाहरण होगा। मोहन फुटबॉल खेलता है, तो मोहन करता हुआ, ये इस वाक्य का उद्देश्य हुआ। फुटबॉल खेलता है, ये कर्म और क्रिया हुई, इसलिए इस वाक्य का क्या हुई? ये इस वाक्य की विधेय हुई। किस लिए? कर्म प्लस क्रिया होने के कारण धूप निकल रही है, तो धूप इस वाक्य का करता हुआ, निकल रही है ये इस वाक्य की क्रिया हुई, इसलिए ये उद्देश्य कहलाया और ये हमारी विधेय कहलाई। सुनीता घूमने चली गई, ये भी उसी प्रकार का वाक्य। तो यहाँ पर सुनीता घूमने चली गई, इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, तो यहाँ पर झांसी की बाई लक्ष्मीबाई और इसकी विशेषता है वीरांगना होना, तो ये पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और थी इसमें क्या हुई? ये केवल एकमात्र जो वर्ड है ये आपका विधेय कहलाएगा। गीता महर्षि व्यास के द्वारा रचित है, तो गीता ये वर्ड कहलाएगा आपका उद्देश्य। महर्षि व्यास द्वारा रचित है, ये कहलाएगा आपका विधेय। लोग कसरत के शौकीन हैं, तो लोग जो है ये उद्देश्य कहलाएगा। कसरत के शौकीन है, ये इस वाक्य का विधेय कहलाएगा। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है, और हमने इस रेगुलर क्लास के अंदर इस वाले उदाहरण को बहुत अधिक यूज में भी लिया है। परिश्रमी व्यक्ति की विशेषता हुई, तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो वाक्य का उद्देश्य कहलाया। हमेशा सफल होता है, ये इस वाक्य का विधेय कहलाया। और ये वाला वाक्य परीक्षा में पहले पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर सरल वाक्यों को पहचान सकते हैं। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने जाना, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब जोड़ करके बनाए गए वाक्य, तो इनको जॉइनिंग सेंटेंस भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य हो, दो सरल वाक्य एक साथ हो, एक सरल वाक्य एक उपवाक्य मतलब आधा वाक्य हो सकता है, या दोनों वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर नए वाक्यों का निर्माण किया गया हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। तो कहने का मतलब दो सरल वाक्य हो तो योजक शब्दों की सहायता से जुड़ेंगे, एक सरल और एक उपवाक्य हो तो भी वो योजक शब्दों की सहायता से ही जोड़ा जाएगा। इन योजक शब्दों को समानाधिकरण योजक शब्द भी कहा जाता है। अंडरलाइन करिए इसको भी कि इन योजक शब्दों को दूसरा नाम समानाधिकरण, ये लिख लीजिए आप, समानाधिकरण योजक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और वे योजक शब्द, ये बिल्कुल बोल्ड किया हुआ है, मैक्सिमम जितने भी योजक शब्द हैं जो इस वाक्य को बनाने के काम में आते हैं, उन योजक शब्दों को ढूंढ करके हम आपके सामने लेकर आए इस वन शॉट रिवीजन के अंदर, ताकि मैक्सिमम अधिकतम बच्चों तक ये बात पहुंचा सके कि और, तथा, एवं, व, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, यद्यपि, तो, नहीं तो, किंतु, लेकिन, परंतु, इस प्रकार के अगर वाक्य होते हैं तो इन वाक्यों को हम किसमें रखेंगे? संयुक्त वाक्य का हिस्सा बनाएंगे। इन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। इसके अंदर एक चीज आप और जोड़ लीजिए कि इन योजक शब्दों का प्रयोग, ये लिखवा देता हूं मैं, इन का प्रयोग हमेशा दोनों वाक्यों के मध्य ही किया जाता है। निश्चित तौर पर जब भी संयुक्त वाक्य होंगे तो दोनों वाक्यों के बीच में ही योजक शब्द या समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
संयुक्त वाक्यों को दूसरे वाक्यों में रूपांतरित करते समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर सरल वाक्य में प्रेजेंट में अगर वाक्य है तो संयुक्त में भी प्रेजेंट में होगा, संयुक्त में प्रेजेंट में है तो मिश्र में भी प्रेजेंट में होगा। वाक्य को इंटरचेंज हम करेंगे तो इंटरचेंज करते समय हमें ध्यान रखना है कि वाक्य का काल, वाक्य की दिशा निर्देशी स्थिति में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस स्थिति में है उसी स्थिति का वाक्य हमें बनाने की आवश्यकता है। हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लिखने का शैली या तरीका चेंज कर सकते हैं, इसमें कभी उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये वजीर अली आदमी है या भूत, तो यहाँ पर या शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये पहला वाक्य हुआ और ये दूसरा वाक्य। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, तो यहाँ पर मुझे बुखार था ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, मैं विद्यालय नहीं जा सका ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमने इसलिए शब्द का प्रयोग किया और एक बिल्कुल सटीक आंसर, सटीक वाक्य हमने बनाया। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया, तो यहाँ पर किंतु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। आज बच्चा सुबह उठा और उसने दूध पिया, तो बच्चा उठा, यहाँ पर क्रिया अलग, उसने दूध पिया ये क्रिया अलग। लेकिन जैसे ही मैंने और शब्द का प्रयोग किया, ये दोनों वाक्य जो हैं एक हो गए और यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य बना। अगर मैं इसको सरल वाक्य में चेंज करता हूँ, आज बच्चा सुबह उठा और उसने दूध पिया, कि आज बच्चा उठते ही उसने दूध पिया, तो यहाँ पर वैसे ही हमने चेंज किया तो वो सरल वाक्य में वो चेंज कन्वर्ट होता है। उपयुक्त चारों उदाहरणों में दो अलग अलग वाक्यों को या, इसलिए, किंतु और योजक शब्दों की सहायता से जोड़ा गया है, अतः ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण कहलाएंगे। तो संयुक्त वाक्य में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां पर 101% दोनों वाक्यों के बीच में योजक शब्दों का प्रयोग ही किया जाएगा, जो समानाधिकरण योजक शब्द होंगे। इसके बाद अगला है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में दो वाक्य होंगे, यहाँ पर भी दो वाक्य थे लेकिन यहाँ दोनों पूर्ण वाक्य थे यहाँ पर, और वहां पर एक पूर्ण या एक अपूर्ण उपवाक्य था। यहाँ पर जो दो वाक्य होंगे दोनों ही वाक्य आधे होंगे। क्या होंगे? आधे, मतलब दोनों ही वाक्य उपवाक्य होंगे, लेकिन उन उपवाक्यों के अंदर एक प्रधान उपवाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा, और दूसरा वाला वाक्य पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगा, दूसरा वाक्य पहले वाले के ऊपर निर्भर करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार दोनों वाक्यों को व्यधिकरण योजक शब्दों की सहायता से या व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जोड़कर एक नए वाक्य का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर भी दो वाक्य, यहाँ पर भी दो वाक्य। यहाँ संयुक्त वाक्य के अंदर एक सरल, एक उपवाक्य या दो सरल। यहाँ पर जो होंगे एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य और दूसरा पहले पर डिपेंडेंट वाक्य। दोनों जगह दो दो है। यहाँ पर योजक शब्द लगेगा बीच में, जबकि यहाँ पर योजक शब्द बीच में, पहले, बाद में कभी भी लग सकता है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर वाक्य का निर्माण किया जाएगा वो मिश्र वाक्य कहलाएगा, ये संयुक्त वाक्य कहलाया था। लेकिन यहाँ योजक शब्द जो थे और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, इस प्रकार के थे। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है उनका प्रयोग होता है, और वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि, कि, क्योंकि, जो, ज्यों, त्यों, जिस प्रकार, जैसे, वैसे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे, अगर, मगर, जब, तब, जहां, ये भी आप लिख लीजिए, जहां, यदि, तो, यदि, तो, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द हैं, तो निश्चित तौर पर वे व्यधिकरण योजक शब्द कहलाएंगे। यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, तो यहाँ पर यदि और तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग हुआ, उन दोनों को शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये पहला वाला वाक्य परिश्रम करता, दूसरा वाक्य पहले पर डिपेंडेंट, इस प्रकार की सिचुएशन हमें बनानी पड़ेगी, तब जाकर के एक सही वाक्य का निर्माण वहां पर हमें दिखाई देगा। गाय एक ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। गाय एक ऐसा पशु है,
यहाँ पर ये पहला वाक्य हुआ प्रधान उपवाक्य, जो यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक शब्द जो व्यधिकरण है इसका प्रयोग किया गया। हिंदुओं के लिए आदरणीय है, ये आश्रित उपवाक्य कहलाया। तो आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य पर डिपेंडेंट हुआ, तो इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफल होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहाँ पर परिश्रम करता है ये प्रधान उपवाक्य हुआ, वह सफल होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट वाक्य हुआ। लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो यहाँ पर शब्दों को देखकर हम वाक्यों में डिफरेंसेस कर सकते हैं कि कौन सा किस वाक्य में और किस वाक्य में हमें परिवर्तन करना है। मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिता ने खाया है, तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया है इसलिए ये भी क्या है, ये भी मिश्र वाक्य ही कहलाएगा। जैसे ही पिताजी आए वैसे ही माताजी चली गई, तो जैसे वैसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से ये वाक्य भी मिश्र वाक्य का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। अभी हमने देखा था सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के अंदर किस प्रकार की पहचान, किस प्रकार की चीजें उसमें मेंशन थी। अब इसके बाद वाक्य रूपांतरण या वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार से हो। एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को दिशा निर्देश के साथ ब्रैकेट में जो वाक्य दिया हुआ है उसके अनुसार वहां उस दिशा निर्देश के साथ उसको इंटरचेंज करना, उसको चेंज करना। तो यह लिखा हुआ है वाक्यों के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज करना, मिश्र को संयुक्त, मिश्र को सरल, या संयुक्त को मिश्र, मिश्र को संयुक्त। इस प्रकार का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस का नाम ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य परिवर्तन करते समय कुछ दिशा निर्देश में दिए हुए हैं जो बातें हमें ध्यान रखनी है। केवल वाक्य का रूप परिवर्तित होगा, अर्थ कभी परिवर्तित नहीं होगा। संयुक्त या मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप कर देना चाहिए। आप जब संयुक्त और मिश्र वाक्य को सरल में चेंज कर रहे हो तो ये योजक शब्द वहां पर नहीं आएंगे, उनका लोप आपको करना पड़ेगा। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सरल वाक्य और आप बाकी दोनों में चेंज कर रहे हो तो वहां पर हमें योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द लगाने पड़ेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुबह उठकर बच्चे ने दूध पिया। सुबह उठकर बच्चे ने दूध पिया, ये सरल वाक्य है। इसको मैं कन्वर्ट करा, आज बच्चा सुबह उठा और उसने दूध पिया, तो इसका मतलब हमने केवल उसकी स्थिति चेंज की है, उसका काल चेंज नहीं किया है। और यह वाक्य बन गया आपका संयुक्त वाक्य के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर और शब्द का प्रयोग किया था। वाक्यों के उदाहरण, सरल से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, मेहनती लोग उन्नति करते हैं। वाक्य दिया हुआ है सरल वाक्य में मेहनती लोग उन्नति करते हैं, मिश्र वाक्य लिखा जो लोग मेहनती होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो यहाँ पर हमने परिस्थिति क्या देखी, पहला प्रधान बनाना पड़ेगा, दूसरा आश्रित बनाना पड़ेगा, दोनों आधे अधूरे बनाने पड़ेंगे, लेकिन दूसरा पहले वाले पर डिपेंडेंट तब होगा जब जो शब्द का प्रयोग इसके अंदर किया गया। सरल से मिश्र वाक्य में कन्वर्जन, राम का सब कुछ खो गया, राम के पास जो कुछ था वह खो गया। तो इस प्रकार से सिचुएशन देखते हुए हमें वाक्य को इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में कौन कौन से शब्द लग रहे हैं और संयुक्त वाक्य में कौन से शब्द लग रहे हैं। दोनों शब्द जो है मिक्स नहीं होंगे, दोनों बिल्कुल अलग अलग ही रहेंगे। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण, मिश्र वाक्य में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, तो शब्द का प्रयोग तो समुच्चय बोधक शब्द है। कौन सा शब्द, समुच्चय बोधक। व्यधिकरण सरल वाक्य में चेंज करेंगे, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हमने तो को हटाया, एक शानदार वाक्य बनाया, एक उद्देश्य एक विधेय देख करके, और वो सरल वाक्य में कन्वर्जन हो गया। मिश्र वाक्य दिया हुआ है, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर जिन शब्द का प्रयोग किया,
बीच में कोमा लगाया, तो ये निशानी मिश्र वाक्य की है। सरल वाक्य में कन्वर्जन हुआ, तो सरल वाक्य में कन्वर्जन होगा कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमने जिन और बाकी का जो कोमा है वो हटा करके एक अच्छा वाक्य यहाँ पर बना दिया। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। अब सिंपल सेंटेंस को जॉइंट सेंटेंस में चेंज करना है। सरल वाक्य दिया हुआ है, मां के आ जाने से बच्चे प्रसन्न हो गए, यहाँ पर किसी प्रकार का योजक शब्द नहीं दिया हुआ। संयुक्त वाक्य, मां आई अतः बच्चे प्रसन्न हो गए, अतः यानी इसलिए भी इसमें आ सकता था, तो यहाँ पर इस प्रकार मां आई ये सिंपल सेंटेंस बना, बच्चे प्रसन्न हो गए ये सिंपल सेंटेंस बना, और बीच में योजक शब्द का प्रयोग, बीच में योजक शब्द का प्रयोग, और वो भी कौन सा, समानाधिकरण, समानाधिकरण योजक शब्द का प्रयोग। सरल वाक्य, दोपहर होते होते हम इलाहाबाद पहुंचे, दोपहर होते होते हम इलाहाबाद पहुंचे, तो संयुक्त वाक्य बनेगा दोपहर हुई और हम इलाहाबाद पहुंचे, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और बीच में योजक शब्द। योजक शब्द हमेशा बीच में प्रयुक्त होता है, जबकि ये समुच्चय बोधक जो व्यधिकरण है वो पहले या दो एक साथ या एक के साथ एक कोमा भी वहां पर आ सकता है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, बीच में और आ रहा है इसलिए निश्चित तौर पर संयुक्त वाक्य, मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये हो गया आपका, हमने वहां से ये शब्द हटाया और एक अच्छा सा वाक्य हमने बनाया। मदन आया और चला गया, मदन आकर चला गया, तो यहाँ पर देखिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल कहने का तरीका, लिखने का मादा, लिखने की शैली चेंज हुई है, और यही वाक्य विचार का कारनामा या जादूगरी है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, संयुक्त टू मिश्र वाक्य में, जॉइनिंग टू कंबाइंड सेंटेंस में चेंजेस। पिताजी आए और माताजी चली गई, पिताजी आए और माताजी चली गई, यहाँ पर मिश्र वाक्य में होगा जब ही पिताजी आए तभी माताजी चलेगी, ये भी बन सकता है, जैसे ही पिताजी आए वैसे ही माताजी चली गई, ये वाक्य भी इसमें बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे और वैसे शब्द का प्रयोग करके हमने यहाँ इस वाक्य को चेंज किया है। कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा नाचती है, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती है, तो जब तब शब्द का प्रयोग करके हमने व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा, समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग, जो कि मिश्र वाक्य में किया जाता है। अब मिश्र टू जॉइंट सेंटेंस के अंदर, ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली, यहाँ पर इन दो की जगह हटा देंगे, यहाँ दे देंगे बरसात शुरू हुई और मैंने छतरी लगा ली। मिश्र वाक्य है, जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही सो गया, मैंने खाना खाया और सो गया। देखिए आप, बिल्कुल हमें मालूम पड़ रहा है, अगर हमने पूरे की पूरी डेफिनेशन को, आइडेंटिफाई करने वाले तरीकों को, पहचानने के नियम, ध्यान रखने योग्य बातें सीखी हो, तो निश्चित तौर पर हम अच्छे से कर सकते हैं। वाक्य संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ है मिलाकर एक करना, यह विश्लेषण के ठीक विपरीत होता है। संश्लेषण में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में गूंथना होता है। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में मेरा भाई रहता है, मेरे भाई का नाम देवेश है, तीन अलग अलग वाक्य विश्लेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विश्लेषण। अब इस विश्लेषण को अगर मैं संश्लेषण में चेंज करूं, विश्लेषण को किस में चेंज करना है, संश्लेषण में चेंज करना, कि यहाँ पर तीन अलग अलग सेंटेंस को संश्लेषण में करेंगे। मैं अपने बेंगलोर में रहने वाले भाई देवेश से मिलने बेंगलोर गया, तो इस प्रकार से वाक्य किसी भी प्रकार से आ सकता है। तीन वाक्य दे दे, तीनों को संयुक्त में चेंज करे, मिश्र में चेंज करे, सरल में चेंज करे, तो ये जो वाक्य हुआ ये अभी सरल वाक्य में चेंज हुआ है। तीन अलग अलग सेंटेंस थे, तीनों को एक जोड़ करके हमने संश्लेषण के माध्यम से सरल वाक्य इसका बना दिया। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न इसमें दिए हुए, वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से हम बता सकते हैं, वाक्य की परिभाषा देकर के, एग्जाम्पल देकर के। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तीन प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र, तीनों को स्पष्ट कर सकते हैं।
निम्नलिखित वाक्य को सरल और मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। वह मंत्री बन गया, उसका व्यवहार पूर्णवत है। वह मंत्री बन गया, उसका व्यवहार पूर्णवत है। इसको चेंज करो कि वह मंत्री बना और उसका व्यवहार पूर्णवत है। जैसे ही वह मंत्री बना, उसका व्यवहार पूर्णवत है, तो ये संयुक्त और सरल वाक्य में चेंज हुआ। वह अपराधी है, उसे सजा हुई, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई, ये सरल वाक्य बना। मेरा गांव छोटा सा है, उसके चारों ओर जंगल है, मेरा गांव छोटा होने के कारण चारों तरफ जंगल है, संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बना। वह सन्यासी है, वह बहुत प्रसिद्ध है, वह आशीर्वाद देकर लापता हो गया। वह सन्यासी होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है और वह आशीर्वाद देकर लापता हो गया। इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल इस प्रकार से बनाया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। यहाँ पर संयुक्त वाक्य बदलना है। जीवन में मैं पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, कि यह जीवन में पहली बार है और इस तरह मैं विचलित हुआ हूँ, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में चेंज होगा। वामिरो सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, ये संयुक्त वाक्य बनेगा। विद्वान, जो विद्वान होता है उसे सभी आदर करते हैं, विद्वान होता है और उसे सभी आदर देते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य में हुआ। यह वही दुकान है, मैं यहीं से सब्जी खरीदता हूँ, तो यह वही दुकान है और मैं यहीं से ही सब्जी खरीदता हूँ। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। चाय पीने की ये विधि, जापानी में से चानोयू कहते हैं, इसको मिश्र वाक्य में चेंज करना है कि ये चाय पीने की विधि है, जिसे जापानी में चानोयू कहते हैं, जिसे शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर हम इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। वे बड़े स्वार्थी, पड़ोसी ईर्ष्या करते हैं, वे बड़े स्वार्थी हैं इसलिए पड़ोसी ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पर इसलिए शब्द का प्रयोग करके हम इसको संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट में दिए जाएंगे, उन ब्रैकेट वाले वाक्यों को हमें परिवर्तित करना है। तो इस तरह से आज की इस वन शॉट रिवीजन में हमने जाना कि किस प्रकार वाक्य रूपांतरण किया जाता है, वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के अंगों के बारे में। और अंग जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम तीनों वाक्यों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो आज के इस वन शॉट रिवीजन में निश्चित तौर पर हमने 4 नंबर अपने पक्के किए होंगे, ताकि एग्जाम में इन चारों अंक से जो भी प्रश्न पूछा जाए वो चारों अंक हम अच्छे से मार्क्स अर्जित कर सके। तो आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।